गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाई स्कूल मैथमेटिक्स यूनिट 6 त्रिभुज की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर मैं आज आपके सामने आया हूं। हम इस चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो परीक्षा में अक्सर पूछी जाती हैं उन पर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अध्याय 6 अर्थात यूनिट 6 जिसे त्रिभुज कहा गया है अर्थात ट्राइंगल। लेकिन इस ट्राइंगल में भी हम जिस सब टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो है समरूपता या सिमिलरिटी। समरूपता, कुछ आकृतियों पर हम विचार करते हैं। मैं बोर्ड पे कुछ आकृति बना रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिए। इन आकृतियों से हम क्या समझ पा रहे हैं? ये सर्कल है, वृत्त हैं, लेकिन इनकी रेडियस अलग अलग है। विभिन्न प्रकार के अलग अलग रेडियस के सर्कल यहां बनाए गए हैं। ये उत्तरोत्तर अधिक त्रिज्या वाले वृत्त हैं और ये वर्ग बनाए गए हैं। यहां समझने वाली बात यह है कि ये सारे वृत्त दिखने में एक जैसे हैं, अर्थात इनका जो आकार है वो समान है। इसी प्रकार वर्ग की जब हम बात करें जो उसके नीचे बनाए गए हैं ये भी दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन इनके भी आमाप अलग अलग हैं। अर्थात हम ये कहें कि ये जो वृत्त हैं यदि एक दूसरे के ऊपर इनको रखा जाए तो वो पूरी तरह से ओवरलैप्ड नहीं करेंगे, एक दूसरे को ढकेंगे नहीं, लेकिन उनके आकार जो हैं वो लगभग सेम आ रहे हैं। तो यहां दो बातें निकल कर आती हैं, एक है आकार और दूसरी महत्वपूर्ण भाग है आमाप। आकार को हम साइज शेप कहेंगे और आमाप से हमारा आशय है साइज। अब बहुत कुछ जो समरूपता को लेकर जो बातें हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो अब हमें समझ में आने लगी हैं कि ऐसी आकृतियां जिनका आकार समान हो लेकिन जिनका आमाप भिन्न हो, ऐसी आकृतियों को हम समरूप आकृतियां कहते हैं। और समरूपता के लिए जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार से बनाया जाता है। अब दो भिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृतियां कभी भी समरूप नहीं हो सकती। जैसे वृत्त है तो वृत्त कभी भी वर्ग से समरूप नहीं हो सकता है, या हम कहें कि वर्ग है तो वो कभी भी त्रिभुज से समरूप नहीं हो सकता है। समरूप होने के लिए एक ही प्रकार की आकृतियां होना आवश्यक है, साथ ही उनकी जो साइज है या हम ये कहें कि उनका जो आमाप है वो समान होना चाहिए और आकार उनका कैसा होना चाहिए होता है आवश्यक रूप से भिन्न हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कई बार ये होता है कि आमाप और आकार दोनों ही समान हो जाया करते हैं। इसके बारे में भी हम इस वीडियो में थोड़ा सा आगे चर्चा करने वाले हैं। तो समरूपता की परिभाषा क्या हुई? ऐसी आकृतियां जिनके आकार समान हो लेकिन उनके आमाप अर्थात उनकी साइज भिन्न भिन्न हो, ऐसी आकृतियों को हम समरूप आकृतियां कहते हैं। अब समरूप आकृतियों के लिए जो महत्वपूर्ण बात है समरूप आकृतियां कौन कौन सी शर्तों का पालन करती हैं, या हम ये कहें कि कौन कौन सी कसौटियां हैं या उनका जो क्राइटेरिया होगा जिसके आधार पर हम उसे समरूप आकृतियों के रूप में विच्छेदित करेंगे, जो हम ये कहेंगे कि ये समरूप आकृतियां हैं। उसके लिए दो महत्वपूर्ण बातें हैं। या हम ये कहें कि आकृतियां समरूप होगी, लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं त्रिभुज की, तो हम इसे स्पेसिफिकली त्रिभुज के लिए ले लें कि दो त्रिभुज समरूप कहे जाएंगे यदि
फर्स्ट कंडीशन, उन त्रिभुजों की संगत भुजाएं कॉन्सेकेंट साइड्स जो है समानुपाती हो। पहली कंडीशन, अर्थात उनकी जो साइड्स हैं, कोई कैसी साइड, संगत साइड, संगत भुजाएं जो हैं वो कैसी होना चाहिए, समानुपातिक होना चाहिए, अर्थात उनका जो रेशियो है वो समान होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है संगत कोण बराबर हो या समान हो। दो बातें हमने देखी इसमें कि त्रिभुज समरूप कहे जाएंगे यदि उन त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी हो, समानुपातिक हो, साथ ही संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, अर्थात उनके जो एंगल हैं वो क्या हो, इक्वल हो, और उनकी जो संगत भुजाएं हैं, कॉन्सेक्वेंट जो उनकी साइड्स हैं वो क्या होना चाहिए, समान अनुपात अर्थात सेम रेशियो में होना चाहिए। ये दो कंडीशन है। लेकिन ये तो हमने बात की त्रिभुज की, जब हम इसे जनरलाइज करते हैं बहुभुज के लिए कहे जाएंगे तो वहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो शर्त है वो इसमें जोड़ी जाना है कि समान भुजाओं वाले बहुभुज, समान भुजाओं वाले बहुभुज समरूप कहे जाएंगे यदि उन त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपातिक हो और संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये दो बातें हैं। तो हमने ये देखा कि बहुभुज समरूप कब होंगे, उसकी शर्तों को हमने देखा, त्रिभुज समरूप कब होंगे, उनकी शर्तों को हमने देखा, और दो महत्वपूर्ण बातें जो जिसे मैं वापस पुनरावृत्त कर रहा हूं, जो जिसे मैं वापस रिमेम्बराइज कर रहा हूं, वो ये आमाप और आकार, अर्थात उनकी जो साइज और शेप, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कि उनकी जो है शेप समान होता है लेकिन उनकी साइज अलग अलग होती है। ऐसी आकृतियां समरूप आकृतियां कही जाती हैं। अब इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण रिक्त स्थान, जो फिल इन द ब्लैंक्स, जो सामान्यतः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनकी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1, जितने भी वर्ग होते हैं वह आवश्यक रूप से सभी समरूप होते हैं। सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं। जितने भी वर्ग होते हैं, वर्ग अर्थात स्क्वायर जिनकी सभी भुजाएं बराबर हो, 90 डिग्री का एंगल हो, ऐसी आकृतियां, ज्यामितीय आकृतियां जो हैं वो हमेशा समरूप होती हैं। नंबर 2, दूसरी जो बात है, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। यहां भी सभी समबाहु त्रिभुज, आइसोसेल ट्रायंगल जितने भी होते हैं वो सारे ट्रायंगल्स क्या होते हैं, समरूप होते हैं। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है जो कई बार पूछा गया है, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज भी समरूप होते हैं। तीसरा है बहुभुज, लेकिन बहुभुज कैसे होते हैं, समान भुजाओं वाले, समरूप होंगे यदि, वही दोनों कंडीशंस वापस, फर्स्ट, उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हो। संगत भुजाएं कैसी होना चाहिए, समानुपातिक होना चाहिए, अर्थात भुजाओं का जो रेशियो है वो समान होना चाहिए। नंबर 2, दूसरा पॉइंट है उनके संगत कोण समान हो। ये दो कंडीशंस हैं जो ऑब्जेक्टिव में भी पूछी जाती हैं
दोनों कंडीशन को 2 मार्क्स वाले जो वन वर्ड क्वेश्चन होते हैं, वन सेंटेंस में जो पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों में भी इनको पूछा जा सकता है। तो ये 3 जो ऑब्जेक्टिव है ये बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछे जाते हैं। समरूप, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं, और बहुभुज समान भुजाओं वाले समरूप होंगे यदि और उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हो, और साथ ही उनके संगत कोण क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ये 3 बातें हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण तथ्य जिसे याद रखना बहुत आवश्यक है, और वो है सर्वांगसम आकृतियों से संबंधित। अब थोड़ा सा हम देख लें कि सर्वांगसम आकृतियां कैसी होगी। सर्वांगसम आकृतियां वे आकृतियां होती हैं जो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक ले, या जब ओवरलैप करते हैं तो वो पूरी तरह से एक दूसरी आकृतियों को ढक लेती हैं। ये अपनी भाषा में हुआ, लेकिन मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी में, गणितीय शब्दावली में यदि हम कहें तो सर्वांगसम आकृतियां वे आकृतियां होती हैं, सर्वांगसम आकृतियां वे आकृतियां होती हैं जिनके आकार अर्थात शेप और आमाप अर्थात साइज समान हो। 2 बातें। सर्वांगसम आकृतियां वे आकृतियां होती हैं जिनके आकार और आमाप दोनों सेम होते हैं। वे आकृतियां कैसी आकृतियां कहलाती हैं, सर्वांगसम आकृतियां कहलाती हैं। जिस तथ्य की हम बात करने वाले हैं वह महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जितनी भी सर्वांगसम आकृतियां होती हैं वे सब आवश्यक रूप से समरूप भी होती हैं। सर्वांग सम आकृतियां, सभी सर्वांगसम आकृतियां आवश्यक रूप से समरूप होती हैं। जितनी भी सर्वांगसम आकृतियां होती है, कॉन्ग्रुएंट जो आकृतियां होती हैं, वो सारी के सारी आकृतियां सिमिलर भी होती हैं, लेकिन इसका कन्वर्ज, इसका उल्टा, इसका विलोम बिल्कुल सत्य नहीं। यह आवश्यक नहीं कि सभी समरूप आकृतियां भी सर्वांगसम हो। तो यह भी ऑब्जेक्टिव में, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पूछा जाता है कि सभी सर्वांगसम आकृतियां आवश्यक रूप से समरूप होती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियां आवश्यक रूप से सर्वांगसम नहीं होती हैं। ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती हैं। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रमेय की हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला जो प्रमेय है वो है आधारभूत अनुपातिक प्रमेय। आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम। आधारभूत अनुपातिक प्रमेय यह कहता है कि जब किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। जब किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जावे तो वह रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यह है आधारभूत अनुपातिक प्रमेय। अब आधारभूत अनुपातिक प्रमेय को हम फिगर से समझें। मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है, ये ए है,
बी है, सी इसके 3 वर्टाइसेस हैं, 3 शीर्ष हैं, और ये इसका जो आधार है बीसी, इसके समांतर में एक समांतर रेखा खींच रहा हूं। देखिए बीसी के पैरेलल कोई रेखा खींची गई, ये मान लीजिए डी है। तो आधारभूत अनुपातिक प्रमेय अर्थात थेल्स प्रमेय ये कहता है, इसका एक नाम थेल्स प्रमेय भी है। थेल्स प्रमेय ये कहता है कि किसी भी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जावे तो वो अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हैं। दैट मीन्स AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन C। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि D आवश्यक रूप से पैरेलल टू BC होना चाहिए। D जो है ये इस BC के पैरेलल होना चाहिए, समांतर होना चाहिए, और यदि ऐसा है तो AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन C हमें प्राप्त होगा। यह थेल्स प्रमेय या आधारभूत अनुपातिक प्रमेय है। आधारभूत अनुपातिक प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लेकिन उसके पहले हम एक और महत्वपूर्ण कथन पाइथागोरस प्रमेय की चर्चा कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय अर्थात समकोण प्रमेय भी इसे कहा जाता है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय किस प्रकार के त्रिभुजों पर एप्लीकेबल होता है? वो केवल और केवल समकोण त्रिभुजों की बात करता है। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के तुल्य होता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के तुल्य होता है। या इस प्रकार से यदि हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं ए, बी और सी, और बी पे राइट एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, तो हमें जानते हैं कि 90 डिग्री के एंगल के सम्मुख जो भुजा होती है उसे हम हाइपोटेनस या कर्ण कहते हैं। यह आपका बेस या आधार हुआ, और ये परपेंडिकुलर या लंब हुआ। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये प्रमेय पाइथागोरस का प्रमेय कहलाता है। समकोण प्रमेय भी इसे कहा जाता है। क्या है समकोण? फिर मैं रिवाइज कर रहा हूं इसको। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, या कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमने थेल्स प्रमेय को देखा, हमने पाइथागोरस प्रमेय का देखा, और अब कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइज की हम बात करते हैं जो इस यूनिट से रिलेटेड हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती रही हैं। पहली जो महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है वो हम थेल्स प्रमेय से रिलेटेड लेते हैं, या आधारभूत अनुपातिक प्रमेय जो फंडामेंटल थ्योरम है थेल्स का, उस पर हम लेते हैं। मान लीजिए ट्राइंगल है ए बी सी, और एक रेखा है डी, और यहां गिवन डी इज पैरेलल टू बीसी है, मतलब डी जो भुजा है वो इस आधार बीसी के समांतर है, तथा ये 1.5 दिया है हमको, ये 3 सेंटीमीटर दिया है। ये 1 सेंटीमीटर गिवन है और ये हमें फाइंड करना है। ये कहा गया है कि AD इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, BD इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, AE इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, देन फाइंड EC। EC हमें फाइंड करना है। यहां अभी हमने आधारभूत अनुपातिक प्रमेय की बात की, और आधारभूत अनुपातिक प्रमेय या थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर यदि कोई दूसरी भुजा खींची जावे और वो भुजा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है,
यह आधारभूत अनुपातिक प्रमेय कहता है। तो उसका हम यहां उपयोग करेंगे आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से, या हम ये कहें कि थेल्स प्रमेय के द्वारा। थेल्स प्रमेय चूंकि ये भुजा डी बीसी के समांतर है जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है, तो हम ये कहेंगे कि एडी अपान बीडी इज इक्वल टू एई अपान सी। हमें सी फाइंड करना है, तो हम चाहे तो इसको एक्स मान लेते हैं, अदरवाइज सी भी हम इसको लिख सकते हैं। एडी 1.5, बीडी आपका होगा 3 और एई हमें मिलेगा 1 और सीई जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार से मिलता है 1.5 सी इज इक्वल टू 3, देन सी इज इक्वल टू 3, यहां मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड होगा और पॉइंट इज इसका हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो सी इज इक्वल टू हमें मिला 2 सेंटीमीटर। इस प्रकार के प्रश्न सामान्यतः प्रायः परीक्षाओं में पूछे गए हैं जो आधारभूत अनुपातिक प्रमेय पर आधारित होते हैं। इसमें थोड़ा सा वेरिएशन कभी हो सकता है, कई बार ये होता है कि ये भुजा पूछ ली और ये भुजा हमको दे दी, या ऐसा हो सकता है कि पूरी एसी हमें दे दी और ये भुजा में पूछी तो हमको कई बार माइनस करके भी इस प्रकार से निकालना पड़ता है। लेकिन उसका जो स्वरूप होता है, जो पैटर्न होता है आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का, वो सामान्यतः यही होता है। तो ये एक इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। अब दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन जो इस यूनिट पर बनते हैं, हम उसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, वो भी समरूपता पर आधारित हैं। दूसरे प्रकार के जो टाइप 2 क्वेश्चन हैं, टाइप 2 सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन है, उसमें यह कहा जाता है कि एक सीढ़ी है जो किसी दीवार पर किसी खिड़की तक, सीढ़ी की जो लंबाई 10 सेंटीमीटर है वो 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जाती है, तो उसका जो आधार है वो उस दीवार के आधार से कितनी दूरी पर होगा। यदि 10 सेंटीमीटर लंबाई की कोई सीढ़ी, मीटर है ये, 10 मीटर लंबाई की कोई सीढ़ी 8 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंचती है, तो सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से कितना दूर होगा। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड होते हैं, अर्थात समकोणिक जो प्रमेय हमने अभी देखा था उस पर बेस्ड होते हैं। तो यदि जब हम इसका जैसा कि इसमें वर्ड प्रॉब्लम जैसा कहा गया है वैसा जब हम इसका फिगर ड्रॉ करते हैं तो हमारी पिक्चर जो बहुत कुछ क्लियर हो जाती है। हम देखते हैं इस प्रकार से, देखिए मान लीजिए 90 डिग्री है, ये आपकी सीढ़ी है और इसकी लंबाई कितनी है, 10 मीटर है, और ये इस दीवार पर कितनी ऊंचाई तक जाती है, 8 मीटर तक जाती है। बहुत आसानी से हम इस चीज को समझ पा रहे हैं कि प्रश्न में हमसे क्या चाहा गया है। हमें ये ज्ञात करना है, वी हैव टू फाइंड दैट हाउ मच डिस्टेंस ऑफ ए बी। बी जो पॉइंट है वो ए पॉइंट से कितना दूर है, मतलब हमें ये फाइंड करना है। बहुत क्लियर है, इस समकोण त्रिभुज एबीसी में समकोण त्रिभुज CAB ये एक समकोण त्रिभुज है, और इस समकोण त्रिभुज में AC 8 मीटर गिवन है, BC जिसे हमने सीढ़ी कहा है वो 10 मीटर है, और AB X सेंटीमीटर है जिसे हमें फाइंड करना है। चूंकि समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण का स्क्वायर, कर्ण देखिए कितना है, BC का होल स्क्वायर, लंब कितना है, AC का होल स्क्वायर, और आधार कितना है,
AB का होल स्क्वायर। कर्ण हमें 10 मीटर दिया गया है तो यहां 10 स्क्वायर, और लंब हमें 8 दिया गया है, 8 स्क्वायर। आधार हमें फाइंड करना है, बहुत आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। 10 का स्क्वायर मीन्स 100, 64 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64। 100 में से हमें 64 को माइनस करना है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, देन एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 36, स्क्वायर है तो 36 का स्क्वायर रूट निकलेगा, और एक्स इज इक्वल टू हमें मिलेगा 6 मीटर। दैट मीन्स हमने क्या फाइंड किया कि सीढ़ी का जो निचला सिरा बी है वो दीवार के आधार से 6 मीटर की दूरी पर होगा। इस प्रकार के प्रश्न भी इस यूनिट पर आधारित होते हैं और सामान्यतः पूछे जाते हैं। इसका थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, इसका स्वरूप चेंज किया जा सकता है, लेकिन बेसिक जो पैटर्न है वो यही रहता है। इसी प्रकार से हमें समरूपता पर आधारित प्रश्न सामान्यतः पूछे जाते हैं। अब देखिए समरूपता की आखिर मैथमेटिक्स में आवश्यकता क्या रही, नीड क्या है। तो हमें यह समझना आवश्यक होगा कि जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंट वाली जो ऑब्जेक्ट है, जैसे मून हुआ या और भी किसी की हाइट, हमें जैसे किसी माउंटेन की हाइट हमें फाइंड करना है, तो वैसी परिस्थिति में हम सामान्य मेजरमेंट जो हमारे स्टूडेंट होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट हमारे हैं, उनसे हम मेजर नहीं कर सकते हैं। उन लॉन्ग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की दूरी हमें फाइंड करना है या किसी माउंटेन की हाइट हमें फाइंड करना है, तो वैसी परिस्थिति में हमें सिमिलरिटी के जो प्रिंसिपल हैं, जो समरूपता के जो सिद्धांत हैं, उनका आवश्यक रूप से अनुपालन करना होता है और उसके द्वारा ही यह प्राप्त की जा सकती है। वैसा ही एक एक्सरसाइज हम यहां देखते हैं। किसी समय किसी सिक्स मीटर ऊंचे स्तंभ की छाया की लंबाई 4 मीटर है और उसी समय किसी मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, बहुत आसान है। देखिए इसका फिगर हम बनाते हैं। ये स्तंभ है, इसकी छाया की जो ऊंचाई है, ये स्तंभ आपका 6 मीटर ऊंचा है, छाया की लंबाई 4 मीटर है। उसी समय इसका एक सिमिलर ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं। ये आपका मीनार है और उसी समय मीनार की जो छाया की लंबाई है वो हमें 28 मीटर दी गई है। हाइट हमें फाइंड करना है तो हम उसे h मान लेते हैं। एज्यूम हाइट ऑफ इसकी जो मीनार की ऊंचाई है वो हमने कितनी ले ली, h, और इसको नाम देते ABC। ये आपका हो गया DEF। अब चूंकि एक ही समय पर ये स्तंभ है और ये मीनार दोनों खड़े हैं, तो यह आवश्यक रूप से ABC और DEF जो होंगे, त्रिभुज ABC सिमिलर टू त्रिभुज DEF, दोनों समरूप होंगे। और जब समरूप त्रिभुज हैं तो उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होगी। दैट मीन्स AC अपान DF इज इक्वल टू AB अपान D। अब देखिए AC की वैल्यू 6 मीटर है, DF की वैल्यू h मीटर है, AB की वैल्यू 4 मीटर है और DE की वैल्यू 28 मीटर है। जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं
तो 4h इज इक्वल टू 6 इंटू 28 या h इज इक्वल टू 6 इंटू 28 अपॉन 4, 4 7 जा 28, 42 सेंटीमीटर हमें मीनार की हाइट मिली। बिना मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हमने मीनार की हाइट को कैलकुलेट किया और बहुत ही कम अशुद्धता के साथ वो बिल्कुल एग्जैक्ट जो उसकी हाइट है हमने फाइंड की। लेकिन इसमें किस प्रिंसिपल का उपयोग किया हमने समरूपता के सिद्धांतों को उपयोग किया। प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटीज का उपयोग करके हम लॉन्ग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की लंबाई या माउंटेन की हाइट है, ये सब हम इससे फाइंड कर सकते हैं। ये समरूपता का महत्वपूर्ण उपयोग है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि समरूपता की शर्तें क्या होती हैं, समरूपता की डेफिनेशन क्या है, सर्वांग समता क्या है, और समरूपता पर आधारित जो प्रश्न है, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय पर आधारित प्रश्न और पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित प्रश्नों को हमने देखा। जय हिंद, जय भारत।